नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे हम लगातार नए नए टॉपिक के नए नए वीडियोस आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सभी उनको देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको इन टॉपिकों को अच्छे से देखना है। ठीक है ना, लगातार इन टॉपिकों को अच्छे से देखते रहना है और उसके अनुसार आपकी तैयारी करते रहना है। और आपसे एक निवेदन है, सबसे पहले हमारे चैनल पे जाए और चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और उसके अनुसार फिर उसके जो भी वीडियोस देख रखे हैं आपको उनको लगातार रेगुलर आपको देखते रहना है और रेगुलर उसके अनुसार स्टडी करते रहना है। तो प्रॉपर यदि आप इनको रेगुलर देखते हो तो आपकी जो फिजिक्स के टॉपिक है वो ही कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, फिजिक्स के टॉपिक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ के मैंने टॉपिक डाल दिए हैं, वीडियोस है वो देख लिए कंपटीशन के। बाकी बोर्ड की क्लास के भी मैंने वीडियोस डाले हैं। तो आज जो टॉपिक चल रहा है, जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था, उस पिछले टॉपिक से रिलेटिव टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे क्लास 12th का जो फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक्सिस पे कौन सा विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है, और निरक्ष पे कौन सा होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निरक्ष के बारे में। ठीक है, कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है और उसके अनुसार उसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देखेंगे। तो सभी से यही अनुरोध है कि आप इस वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, इसके अंदर ये 100% इस चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर बनता है, एक्सिस वाला और निरक्ष का। तो एक्सिस वाला मैंने बता दिया पहले पिछले वीडियो में, पिछले वीडियोज में जाए और आप वहाँ पे देख ले आप। और आज हम पढ़ने वाले निरक्ष के बारे में। ठीक है, चले देखो, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी उसकी उसके निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% आपके एग्जाम में आता ही है। ठीक है ना, तो इसका डेरिवेशन पूछ लेता है, इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। यानी इसको अपन इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट on the equatorial line of an electric dipole। ठीक है ना, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन विद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझा दिया है, पूरा बता दिया है। आप उन पे पिछले वाले वीडियोस आप देखें उनको, और उससे रिलेटिव आपको इसको लगातार प्रॉपर देखेंगे तो एक लेयर बन जाएगी, एक लगातार आपकी क्लास बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और आप बीच बीच में से देखोगे पठन, आपको कुछ टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, तो बीच में से नहीं देखना, आपको प्रॉपर पूरे देखना है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, आपके पास मान लो एक द्विध्रुव है, यह इधर माइनस का क्यों है और इधर प्लस का क्यों है। ठीक है ना, ए बिंदु पर माइनस क्यों आवेश है, ए बिंदु पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यों आवेश है, और बी बिंदु पर प्लस क्यों आवेश है। ठीक है ना, बी बिंदु पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यों आवेश, और इनके मध्य की दूरी है 2a। कितनी दूरी है, 2a। तो एक द्विध्रुव बन गया ये। ठीक है ना, तो ये द्विध्रुव है। अब इसका मध्य पॉइंट ले अपन O, कोई भी बिंदु ले लेते O। ठीक है ना, तो इस जो एक रेखा है, ये रेखा, इस रेखा के लंबवत रेखा खींची जाएगी।
इस रेखा की जो लंबवत रेखा खींची जाएगी वो लंबवत रेखा क्या कहलाएगी, निरक्ष। क्या कहलाएगी ये रेखा कहलाएगी निरक्ष, ठीक है ना। तो अब देखो निरक्ष रेखा कहलाएगी तो अपने पास कोई बिंदु मान लो, यहाँ पे कोई बिंदु है पी बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु है पी बिंदु। अब पी बिंदु पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी बिंदु पर। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से इसको इससे मिलाएं, ठीक है ना, इसको इससे मिलाएं तो बोलो इसका जो विद्युत क्षेत्र लगेगा, मान लो इस पे विद्युत क्षेत्र में मान रहा हूं E2, क्या मान रहा हूं E2, इस पे जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो E2 मान लिया, ठीक है ना। E2 वो अंदर की ओर लगेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, ठीक है ना। ऐसे ही अपन ले मान लो, ऐसे ही इसको इससे मिलाए, ठीक है ना, इसको इससे मिलाएं तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, देखो ये प्लस क्यू आवेश है और इसके कारण इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, इसको बाहर की ओर दे दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसकी दूरी को मैंने दे दिया यहाँ पे r, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2a है तो ये कितने की आ जाएगी, a की, और ये कितने की आ जाएगी, a सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसके घटक बनाएंगे, इसके घटक लिखेंगे तो घटक कैसे बनेंगे, वो घटक पे चर्चा करते हैं। तो घटक कैसे बनेंगे, देखो इसका लंबवत घटक बनाए, एक बार इसका लंबवत घटक बनाए तो ये मान लो आपके पास ये परिणामी है, E1 क्या है, परिणामी है। तो परिणामी है तो बताओ ये मान लो थीटा हो, तो ये जो घटक बनेगा ये क्षैतिज घटक बनेगा, ये क्षैतिज है और ये कौन सा है, ऊर्ध्वाधर। जो ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा उसको तो साइन थीटा में लेना है, तो E1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सही है ना। और इसके बाद इधर ये नीचे वाला बने तो इसमें ये लंबवत रेखा हो गई, ठीक है ना। तो इसमें जो घटक बनेगा वो क्या, कौन सा घटक बनेगा, E2 साइन थीटा। क्यों क्यों बताओ, इसका जो परिणामी है वो क्या है, E2, तो ये आ गया, तो ये थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो इसका जो निरक्ष आएगी, निरक्ष वाली रेखा कौन सी आएगी बताओ, ये आएगी, ये निरक्ष वाली रेखा है, ये लंबवत घटक है, साइन थीटा में आ गया, ठीक है। तो बोलो ई निरक्ष वन बराबर क्या देगा, देखो E1 साइन थीटा आ गया, तो इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, प्लस इसका E2 है तो E2 परिणाम है तो इसका क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, ठीक है ना। एक दिशा में जा रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये परिणामी आ गया इनका, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दिशा इसके अंदर की ओर आ गई, माइनस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण बाहर की ओर हो गई। इसके अपन घटक बनाए तो घटक बनाएगा तो ये लंबवत घटक आएगा E1 साइन थीटा, क्यों लंबवत हो गया ये, ठीक है ना, इसका परिणामी था। तो अब ये क्षैतिज घटक आ गया तो इसका E1 cos थीटा हो गया और E2 cos थीटा, जहां पे थीटा होता है वो क्षैतिज अक्ष होती है, बाकी लंबवत अक्ष हो जाती है। अब यहाँ पे देखे अपन, यहाँ पे देखे तो बोलो माइनस क्यों आवेश के कारण, देखो इधर, ठीक है, अपने को निकालना बोलो इसकी दूरी, एक तो AP की, तो देखो त्रिभुज AOP वह त्रिभुज BOP से, इन दोनों से चर्चा करें। देखो AOP और कौन सा BOP, इसमें क्या निकालना है, इसकी तो PA निकालनी है और इसकी क्या निकालनी है, PB, क्योंकि ये अपने को ज्ञात है, ये ज्ञात है, तो ज्ञात क्या करनी है, ये दूरी। बोलो ये कौन सा है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। तो अपन कर्ण का स्क्वायर करें तो ऐसे मान लो कर्ण क्या है, PA, तो PA का स्क्वायर बोल दो, इधर PB सेम आएगी तो PB का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बताओ, इनका मान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये कर्ण कर्ण है दोनों, और दोनों में समान आएंगे, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, ठीक है ना। जितनी AP आएगी उतनी ही क्या आ गई, BP आएगी। तो ये अपने पास समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस क्यों आवेश है और ये प्लस क्यों आवेश है, तो इस माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो माइनस क्यों आवेश के कारण
के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। बोलो क्या होगा विद्युत क्षेत्र। इसका विद्युत क्षेत्र अपन क्या माना, बोलो माइनस क्यों आया इसके, इसका माना था अपन ने E2, क्या माना है E2, तो बराबर क्या होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, क्यों अपॉन आर की क्या है बोलो, ये आ जाएगी, तो PA, इसको बोल देंगे PA, क्या बोलेंगे इसको, PA, अंदर की ओर आएगा PA, ठीक है, ये लो, तो E2 सदिश बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन PA का मान अपने पास है ना, क्या है, R² प्लस A², ये लो समीकरण 2। तो अपने पास E2 का मान आ गया, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आ चुका है, ठीक है ना। एक बार इसको उतार लिया, ठीक है, ये A है, यहाँ पे क्यों नहीं है ध्यान रखना है, A है, उतार लिए होंगे, ठीक है, चलते हैं। अब देखो समीकरण 2 आएगी आपके पास, इसके बाद प्लस क्यों आवेश, प्लस क्यों आवेश है, इस प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर भी निकालना है, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र, इसकी बात करें अपन, तो बताओ इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या माना था विद्युत क्षेत्र E1 सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन, बोलो इसकी दिशा होगी बाहर की ओर, तो क्या बोल देंगे इसको BP का स्क्वायर, तो E1 सदिश बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन, यह हो गया R² प्लस A², समीकरण 1 से रख दिए मान, ये समीकरण 3 आ गया, ठीक है। अब अपन देखें समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 क्या होगा, समीकरण 2 और 3 से चर्चा करते हैं अपने, तो समीकरण 2 व 3 से, इनमें ये दोनों मान समान आ रहे हैं, तो इसका मतलब E1 सदिश बराबर E2 सदिश दोनों क्या आएंगे बराबर, यानी इन पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है ना। E1 जितना होगा उतना ही क्या होगा E2, दोनों का परिमाण यहाँ पे क्या आ जाएगा, समान होगा, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा E2, ये किस पे आएगा, लंबवत के लिए बोल दिया, ठीक है ना, कहाँ पे, P बिंदु पे, ठीक है। अब चलते हैं, अब अपने को निरक्षीय अक्ष पे निकालना है यहाँ पे, तो निरक्षीय देखो यहाँ पे दो घटक है, एक तो E1 sin थीटा, ठीक है, कौन सा घटक है E1 sin थीटा, एक तो E1 sin थीटा और एक E2 sin थीटा, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये दोनों घटक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना, ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत है, मान समान है, ठीक है। और ये घटक एक ही दिशा में है, तो ये दोनों क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अपन किस पे निकालेंगे अब, ई निरक्षीय स्थिति पे, एक बार उतार लो इसको, प्रॉपर आपको वीडियोस देखने हैं, ठीक है ना, प्रॉपर रेगुलर जो भी बताया जा रहा है उनको बिल्कुल आपके नोट्स बनाने होने, इनके नोट्स बनाओ और उसके अनुसार आप तैयारी करो, ठीक है ना, बिल्कुल कंफर्म इनका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो लगातार आप इनको पढ़ोगे, लगातार कोशिश करते रहोगे, वो पढ़ा भी आपने, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो ऐसे ही है, लगातार हम इस क्लास से जुड़े रहेंगे, तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में आपको अच्छे नंबर देने वाली है क्लास, ठीक है ना। चले E1 और E2 आ चुका अपने पास, तो E1 E2 आ गया, अब अपन निरक्षीय स्थिति पे निकालते हैं, तो E क्या आएगा, E निरक्षीय स्थिति पे निकालना है, तो E निरक्षीय बराबर क्या होगा बताओ, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। और यहाँ पे माइनस P बार लगा देता हूँ, ठीक है ना, माइनस P बार का मतलब, इसका P कैप का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो विद्युत क्षेत्र
और जो विद्युत द्विध्रुव इन दोनों की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। इस माइनस पी कैप का मतलब है विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव की दिशा दोनों क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, अब देखो E1 बराबर, आप ही पढ़ा था E1 बराबर क्या था, E2 आ गया। ठीक है, तो इसमें रखे अपन, तो E निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा बताओ, E निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह क्या लिख सकते हैं E1, तो E1 cos थीटा, तो माइनस पी कैप हो गया। बोलो ये क्या हो गया, 2E1 cos थीटा माइनस पी कैप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो E निरक्षीय, E निरक्षीय बराबर 2, E1 कितना आया था अपने पास, E1 था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कोस थीटा का मान निकालें, पर इधर से कोस थीटा का मान निकालें, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होगा कर्ण, आधार कितना है ए, और कर्ण कितना आया था अपने पास, इसका मान कितनी आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया था। तो बोलो इसकी वैल्यू अपने पास ही आ गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। ठीक है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका मान ए, ठीक है, ये क्यों है और ये है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 और यह माइनस पी कैप। ध्यान से इनको उतारना है बिल्कुल और ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो इसमें E1 और E2 बराबर था, तो मैंने 2E1 cos थीटा लिख दिया। cos थीटा का मान यहाँ से निकाला है मैंने, आधार बटा कर्ण, आधार ये था, कर्ण ये आ गया। अब इसको हल करना है अपने को। ठीक है, इधर हल कर लेते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं। अब देखो इसको हल करें अपन, आगे हल करें तो बोलो, आगे हल करें तो क्या आ जाएगा, ई निरक्षीय, दिखाई नहीं देगा इस थोड़ा, ई निरक्षीय बराबर, बोलो दो, ऐसे लिख सकते हैं, दो ए है ना उसको पास में, दो ए और ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, दो ए क्यू, ये ऊपर वाली गुना हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो इसमें तो क्या है 1 है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो इसको हल करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। कैसे, एक और इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है ना, कर लोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया माइनस पी कैफ। ये लो इधर लिखते हैं अपन, ई निरक्षीय, ई निरक्षीय बराबर, देखो इसकी जगह अपन पी लिख सकते हैं, द्विध्रुव, पी द्विध्रुव लिख दिया मैंने, ये लो अपॉन, बोलो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 आ गया, 3/2, और ये माइनस का पी कैप। ठीक है, ई निरक्षीय, ई निरक्षीय बराबर, देखो अब अपन ये देखें, जो समीकरण अपने पास आया है, जो समीकरण अपने पास आया है, तो अपन उसमें ए का मान आर की तुलना में छोटा माने, एक की तुलना सॉरी, आर का मान ए है ना आर से बहुत छोटा है, ठीक है ना, कम, बहुत कम है, ठीक है ना, तो ऐसे मान है, तो बोलो क्या हो जाएगा, पी, ए है ना आर की तुलना में छोटा मान है, तो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर, इसको नगण्य मान के छोड़ देते हैं, ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ दे तो 3/2 माइनस पी कैप। ठीक है, तो ई निरक्षीय, ई निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पी तो ऐसे कैसे, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया, देखो इससे ये कट गया तो क्या हो गया, आर क्यूब और माइनस पी कैप। ठीक है, अब देखो इसका जो अपन परिणाम निकाले, निरक्षीय बराबर, ई निरक्षीय बराबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसका अपन ऐसे मान रख सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं इसको, -1 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यों तो छोड़ दिया क्या मैंने, क्यों नहीं छोड़ा, ठीक है ना,
आ गया 4 पाई क्या आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है। और ये आ ही गया आपके पास, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये लिख दिया अपन। तो इसको अपन ऐसे लिखे, ई निरक्षीय बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन क्या आ जाएगा बताओ, आर क्यूब। ये लो, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये माइनस आ ही गया आपके पास, और यहाँ पे की पी कैप लिख सकते हो, है ना। ये आ गया आपके पास समीकरण। तो इसका परिमाण निकालना चाहे पूरा परिमाण, तो ई निरक्षीय बराबर क्या आ गया अपने पास, पूरा परिमाण देखें, परिमाण आ गया कंप्लीटली, तो वो आ गया के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास के पी अपॉन आर क्यूब, और पी कैप लगा सकते हो आप, ठीक है ना, पी कैप भी आ सकता है। तो पी कैप परिमाण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो आपके पास ये समीकरण आ गया, ठीक है। ये निरक्षीय स्थिति पे आ गया, निरक्षीय स्थिति पे आ गया। के का मान अपन जानते हैं, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये हमेशा ये समीकरण आपके पास ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। तो ये समीकरण आपको इनको चर्चा करते रहना है, इनके बारे में बिल्कुल ध्यान से समझना है इनको। ई निरक्षीय स्थिति का आ गया, ई अक्ष का स्थिति का मैंने पहले समझा ही दिया पिछले वीडियो में। अब इनमें ये दोनों में ये संबंध देखे अपन कि अक्ष में और निरक्ष में क्या संबंध है, ठीक है ना। अक्ष में और निरक्ष में क्या संबंध है, इसके संबंध की बात करें अपन, तो जो ई अक्ष का आता है मान, ई अक्षीय, उस ई अक्षीय का मान आता है 2 ई निरक्षीय का बराबर। यानी जो ई अक्षीय का मान आएगा वो जो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसका दुगना आएगा। किसका? अक्ष पर। अक्ष पर जो मान आएगा विद्युत क्षेत्र का मान, अक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र का मान आता है, अक्ष पे विद्युत क्षेत्र का मान जो आता है वो निरक्षीय स्थिति के दुगने के बराबर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल चुका है, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके निरक्षीय स्थिति पे आ चुका था। अक्षीय स्थिति पे अपन पढ़े थे 2kp अपॉन आर क्यूब, ये पढ़े थे E1, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति का तो ये था निरक्षीय स्थिति के, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी उसकी निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यह है। एक बार इनको उतार लिया। देखो अब चलते हैं अपन इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं, कोई न्यूमेरिकल देखते हैं और न्यूमेरिकल को हल करते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल ले ले अपन। इनको उतार लिए होंगे आप। न्यूमेरिकल की चर्चा करें तो मान लो अपने पास 2 बिंदु आवेश हो, क्वेश्चन ये है 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश आपके पास 2 बिंदु आवेश है। एक तो है 5 माइक्रोकूलम व -5 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। इनके मध्य बिंदु से, इनके मध्य बिंदु से, इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर देखो क्या क्या याद करना है। पहला, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अक्षीय स्थिति पर। और दूसरा पूछ रहे हैं निरक्षीय स्थिति पर, किस पे? निरक्षीय
स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, ये निकालना है। आपके पास दो बिंदु आवेश है, एक तो 5 माइक्रोकूलम का और एक है -5 माइक्रोकूलम का आवेश है। वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक तो अक्षीय स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर। देखो क्या क्या दिया, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका आपको क्यों दिया है आवेश, आवेश दिया है, पहला आवेश बोलो क्या है, आवेश है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा ही -5 कूलम है, सेम है आवेश का मान। इसके बाद 2a, इसकी दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसका अपन द्विध्रुव निकाले p का मान, तो p का मान होता है 2a/q, तो 2a का मान तो कितना है 10⁻⁻2 और इसका है 5 × 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 × 10⁻⁸ मीटर। सॉरी, ये आ जाएगा, ये किस में था, दूरी मीटर में थी, और ये कूलम, तो कूलम मीटर आ गया। आपके पास p का मान आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इस अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय पर, अक्षीय पे करें तो 2kp/r³। देखो r का मान अपने पास है 0.30 मीटर दे रखा है, 0.30, तो 2 × इसका मान 9 × 10⁻⁹ होता ही है। p का मान आ गया 5 × 10⁻⁸ अपॉन इसका मान है 0.30 इसका क्यूब, और इसको हल करना है आपको भी, इसको अभी हल करें और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है ना, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है हमारे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये तो ई अक्षीय की थी, आपको अभी निरक्ष पे भी निकालना है। इस पे निरक्ष पे मान क्या होगा वो भी देखते हैं। निरक्ष की स्थिति पे आपको कमेंट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, निरक्षीय, निरक्ष के पे क्या होता है kp/r³। k का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹ इंटू p का मान 5 × 10⁻⁸ अपॉन 0.30 का क्यूब। आपको इन दोनों को हल करना है, ई अक्षीय स्थिति पे और ई निरक्षीय स्थिति पे, और इनका मान कितना होगा वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास, आगे वाले जो टॉपिक रह गए वो टॉपिक हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं, इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, और प्रॉपर उनके अनुसार नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। तो लगातार जो हमारे वीडियो, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहे। आपको यदि कोई बात में, यदि आपको दिक्कत आती है, यदि कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट उसके अनुसार आपको कमेंट करें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।